Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn about what is microeconomics. I have prepared this lesson from the book of Ahmed Shahid. So let's begin. First of all, introducing you to economics. Adam Smith, a very famous economist, he defined it as a wealth of nations. The publication of his book Economics was awarded the status of an independent subject. उससे पहले इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिया जाता था, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि कोई घास नहीं डाली जाती थी. He and his followers emphasized on wealth as a production of goods and services. Economics answered the main questions like what to produce, how to produce and for whom to produce. इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो लोगों के पास इतनी दौलत है, या मुख्तलिफ़ कौमें जो हैं, ये कुछ कौमें जो हैं वो बड़ी दौलतमंद हैं और कुछ जो हैं वो इतनी लेस डेवलप्ड हैं या उनके पास, तो इसके अंदर चक्कर क्या है. इस चीज़ को उसने स्टडी किया और फिर एक बुक लिखी. उसके बाद फिर उसने कहा कि जो हम इकनॉमिक्स में जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं कि हम किस चीज़ की पैदावार करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करें. He was considered as the pioneer of classical school of thought and laid the foundation of theoretical economics. उससे पहले इकनॉमिक्स कोई थेरी नहीं थी. अब इसी तरह इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं. तो आफ्टर एडम स्मिथ वी फाइंड द कंट्रीब्यूशंस ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एल्फ्रेड मार्शल, एडवर्ड पेरेटो एंड क्लार्क, who consider economics as subject of human welfare. We can say that economics consists of theoretical principles as well as applied aspect of human welfare. जब उसके एडम स्मिथ के बाद एल्फ्रेड मार्शल और ये बाकी लोग आए तो इन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इकनॉमिक्स के प्रिंसिपल नहीं स्टडी करने, बल्कि हमने इन प्रिंसिपल्स को लेकर ह्यूमन की जो वेलफेयर है उसके मतलब अगर वो प्रिंसिपल्स उसी तरह चलते रहे तो उसका ह्यूमन रेस को क्या फ़ायदा. इन्होंने कहा कि इसको यूज़ करना है ह्यूमन की वेलफेयर को बढ़ाने के लिए. हैंस स्टडी, अच्छा, अब उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, हैंस स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल जस्ट इन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डील्स विद द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. जो है जैसा है कि बुनियाद पर जो हम पढ़ते हैं वो कहलाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. वाइल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन विद द व्यू टू अटेनिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स इज़ कंसर्न विद द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. मगर क्या है और क्या होना चाहिए, इसको हम स्टडी करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. द समेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक थ्योरी. जहाँ पर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें कि चीज़ें इकॉनमी में ऐसे चल रही हैं और ऐसे होनी चाहिए, इन दोनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि ये जो है ये हमारी इकोनॉमिक थ्योरी है. अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी क्या है. माइक्रो का मतलब क्या होता है, मिलियंथ पार्ट. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द वर्ड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में जाकर उसको स्टडी करते हैं. इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट होता है इकोनॉमिक थ्योरी का विच डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी लाइक कंज्यूमर, फर्म एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या करता है ये, किसी भी इंडिविजुअल को ले लेता है इकोनॉमी में से, किसी फर्म की बिहेवियर को स्टडी करता है या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करता है. अब स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है. इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें प्राइस थ्योरी को स्टडी करते हैं. An economic system has to make decisions regarding what is to be produced, how is to be produced, and how the resources to be allocated amongst different competing uses. अच्छा जी, in capitalism this function is performed with the help of price mechanism. अच्छा, अब ये कौन बताता है प्रोड्यूसर्स को कि क्या पैदा करना है, किस तरह कौन कौन से रिसोर्सेज लेने हैं और उनको किसके लिए, ये सब कुछ प्राइस मैकेनिज़्म बताता है. जिस चीज़ों की जब प्रोड्यूसर देखते हैं किसी चीज़ की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं इकॉनमी में, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर लाजमन प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा है. तो प्रॉफिट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रॉफिट सीकर्स होते हैं, तो वो अपने रिसोर्सेज ऐसी तरफ चैनलाइज करते हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें. Those goods would be produced by the producers which maximize their profits. ठीक है, वो ही चीज़ें बनेंगी इकोनॉमी में जिनमें प्रॉफिट मार्जिन प्रोड्यूसर्स को नज़र आ रहा होगा. Those techniques will be adopted which minimize their cost of production. और वो वाली टेक्निक यूज़ की जाएंगी जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए, यानी कम से कम हो जाए. And the resources will be allocated in those use where the resources command higher prices etc. रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ किया जाएगा जिससे
जो हायर प्राइसेस है उनको कैप्चर किया जा सके। दस इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पानी तो दुनिया में बहुत ज़्यादा था ना पहले भी, मगर जब प्रोड्यूसर आए ये हमें बॉटल्ड वाटर देने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी ये जो आम पानी है ये तो इतना साफ़ नहीं है, इसमें मिनरल्स नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का लेवल वो नहीं है, इसमें फ़लाँ नहीं है। तो उन्होंने पहले मार्केट को कैप्चर करने के लिए, हालांकि वही पानी जो हमें फ्री में मिलना करता था, उन्होंने हमें महंगे दामों में बेचना शुरू किया। और ये जब प्रोड्यूसर्स को पता चला कि ये इंडस्ट्री बड़े मज़े की है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि फ्री में पानी लो और उसको बॉटल करके आप बेच दो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ये सब चीज़ें, अब ये किसको कैप्चर किया उन्होंने? एलीट क्लास को। सबसे पहले गरीब लोगों ने तो ये पानी पीना नहीं शुरू किया ना, उन्होंने एलीट को वो कैप्चर किया कि हम उनके लिए ये पानी बनाएंगे और ये फिर सारा सिलसिला चल निकलेगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर्स किस तरह से बिहेव करते हैं ये भी हम इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं। इट इज़ द डिज़ायर ऑफ एवरी कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर चाहता है कि मुझे कम पैसों में ज़्यादा फ़ायदा मिले। व्हेन सो हैपन्स द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। जब ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया है। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब दिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वी हैव द, अब इस इक्विलिब्रियम को डिफाइन कब कैसे करते हैं? द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ यूटिलिटी अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने कहा कि हम जो हैं अपनी यूटिलिटी को मेजर कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लास ऑफ वाटर पिया तो इससे हमें 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिली। जब हम उसको यूनिट दे देते हैं इसका मतलब है कि ये कार्डिनल अप्रोच है। इसको हम बाद में, अगर आप कहेंगे तो बाद में जाके डिटेल से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पढ़ भी लेंगे। द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। जबकि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एक थ्योरी पेश की और उन्होंने कहा कि इनडिफरेंस कर्व पे होते हैं लोग, और ये एक ऑर्डिनल अप्रोच है। मतलब बंदा ये कहता है कि हाँ मेरी जो यूटिलिटी है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है या डिक्रीज़ हो गई है, मगर इसको कोई यूनिट्स नहीं देते। जब यूनिट्स नहीं दिए जाते तो वो कहलाती है अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच। इसके बाद जी आ गए पॉल ए सैमुअल्सन, ऑल्सो प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरीज। उन्होंने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी दी। सो द theories of satisfaction maximization, the demand behavior of a consumer with respect to particular commodity is also considered in microeconomics। ये सारा चक्कर चल रहा था कि कैसे कंज्यूमर जो हैं वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करेंगे। इसके बाद आ जाता है कि जी हमने प्रोडक्शन बिहेवियर भी, फर्म्स का प्रोडक्शन बिहेवियर भी स्टडी करना है इकोनॉमिक्स में। एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वी आर वेल अवेयर ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है और इससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स द प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ लेबर ओनली वाइल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर केप्ट कॉन्स्टेंट। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना वो कहते थे इन शॉर्ट रन आपका जो है बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आपका लैंड और आपका कैपिटल ये जो है ये कांस्टेंट है, सिर्फ लेबर को फ्लक्चुएट करके यानी कि हम लेबर की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करके अपना जो प्रोडक्शन है उसको चेंज करते हैं। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसको क्या बन गया? ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसके बाद आ जाते हैं थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर के फर्म्स कैसे बिहेव करती हैं। Like a consumer, a firm also want to attain equilibrium which is attached with minimization of cost or maximization of profits। या तो वो कहेंगे कि हमने अपनी जो cost है of producing certain commodity हमने वो minimize कर लेनी है, या फिर वो इस तरह से करती हैं कि फिर हमने profit maximize कर लेना। For example, अगर cost ज़्यादा होती भी है मगर अगर हमारा profit margin अच्छा निकल रहा है तो what goes of my father। Both these situations are also known as optimal factor combination of firm। We call these two approaches in microeconomics as classical marginal productivity theory and the second one is called new classical isocost or isocost approach। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं जी कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। The types of market like perfect competition, monopoly, duopoly and monopolistic competition are of greater significance। It is analyzed that how the firms make decision under different market conditions regarding the determination of price and output। अगर वो जो इकोनॉमी जिसमें वो प्रोड्यूसर डील कर रहा है वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है तो
उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। अगर वहाँ पे मोनोपोली चल रही है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल रहा है तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। इसको भी जो हम हैं इसको लेटर ऑन हम डिटेल में पढ़ेंगे, मगर ये एक मार्केट स्ट्रक्चर के बिहेवियर के साथ रिलेटेड जो थ्योरी होती है वो भी इकनॉमिक्स में मौजूद होती है। तो फिर इसके बाद आ जाते हैं थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, के इकोनॉमी में इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ द रिजल्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट्स ऑफ लेबर, लैंड, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज फैक्टर्स। जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास इनकम आ रही है वो इन 4 फैक्टर्स की वजह से आ रही है, और जितनी इनकम का जो रेवेन्यू है वो इन्हीं फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और वो फैक्टर्स कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं जनरल थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये दोनों जो हैं ये पार्शियल इक्विलिब्रियम बनाते हैं, मगर जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो एक जनरल इक्विलिब्रियम बन जाता है। बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम of all the consumers of the economy or the producers of the economy generates general equilibrium of consumption और production। वहाँ पर आ जाता है हमारे पास general equilibrium। इसके बाद पढ़ते हैं जी हम theory of welfare economics। In present times welfare economics has attained greater importance. Accordingly the economists have to devise those measures and criteria which are aimed at creating efficiency and optimality in the economic system। अच्छा जी, इसके अंदर ये होता है वेलफेयर इकनॉमिक्स में कि द इकोनॉमिस्ट हैव टू डिवाइस दोज मेजर्स एंड क्राइटेरिया विच आर एम्ड एट क्रिएटिंग एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमैलिटी इन द इकोनॉमिक सिस्टम। ऑप्टिमल क्या होता है? जस्ट राइट, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मगर एफिशिएंसी क्रिएट करनी है इकोनॉमी में, और मिक्स ऑफ पॉलिसीज़ विच कैन क्रिएट बैलेंस इन द इकोनॉमी। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि जो बुक्स होती हैं उसमें तो हर चीज़ सर्टेन होती है ना, मगर इकोनॉमी में हम जब कदम रखते हैं तो हमें नज़र आता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि कंफर्म चीज़ें नहीं होती। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट एक पॉलिसी अनाउंस करती है, उसके इम्प्लिकेशंस कुछ ना कुछ तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट को पता होता है, मगर पास औकात सिनेरियोस ऐसे निकलते हैं कि वो उसका रिज़ल्ट हमें ऐसा सच नहीं मिलता जैसे कि इकोनॉमिस्ट ने प्लान किया होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ड अपॉन सर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमिक एजेंट्स डू नॉट हैव टू फेस रिस्क while making decisions, but in real life there are a lot of risks before we also study economics of, therefore we all हम ये जो है इकोनॉमिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी ये भी हम स्टडी करते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेसन तो हो गया ख़त्म। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे जो बेसिक टूल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और वो बेसिक टूल्स क्या हैं? डिमांड एंड सप्लाई। इसके साथ ही इजाज़त, बाय बाय।